दोस्तों, एक दिल दहला देने वाला वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। किस्सा बहुत पुराना है लेकिन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। 7 अप्रैल 2019 का एक वाक़या जो बलिया से निकल कर के सामने आ रहा है, जिसको आज तक दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। हमने काफ़ी अथक प्रयास किया और ढूंढ निकाला है हमारे भाई साहब को। घटना हम आपको शॉर्ट में बताते चलें दोस्तों कि इनका 20 से 21 साल का एक नौजवान बच्चा था। रात के समय पर पुलिस आकर के उसको उठा ले जाती है और कहती है कि आपके बच्चे ने मोबाइल चुराया है। बच्चा उनके सामने मोबाइल भी दिखाता है, मोबाइल का चार्जर भी दिखाता है, मोबाइल का डिब्बा भी दिखाता है और जिस व्यक्ति ने बेचा उसकी रसीद भी दिखाता है। उसके बाद भी बलिया पुलिस इतनी चौकन्नी होती है कि उसको उठा ले जाती है थाने, एक दो और दोस्तों को उठा ले जाती है थाने और अगले दिन मिलती है उसकी डेड बॉडी। पूरा किस्सा क्या है हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक पांडे। पांडे जी, ये क्या मामला था, ज़रा पूरा बताएं। ये 7/4/2019 की मामला है। दरोगा जी आए मेरे घर और मेरे लड़के को उठा कर लेकर गए। ये कितने बजे की घटना है? ये करीब करीब 6 और पौने 7 बजे की घटना है। जी जी। 7 बजे के बीच की ले गए। उसके बाद मोबाइल का चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ये दरोगा जी कौन थे? ये अजय दरोगा थे, चौकी इंचार्ज थे ये जिला चिकित्सालय में। तो जिला चिकित्सालय में जो पुलिस चौकी बनी हुई है? जी जी। तो उन्होंने आया और उठाकर हमारे लड़के को ले गए। हमने कहा कि भाई मेरा लड़का चोरी नहीं किया। हमसे भी लड़का कहा कि पापा एक राहुल नाम का लड़का है, वो हमसे 5,000 रुपया लिया है, काफ़ी दिनों से मांग रहे हैं, तो आज देंगे कल देंगे। तो उसने कहा कि ये हम मेरा मोबाइल ले लो। हमारे लड़के ने 5,000 के एवज में वो ख़रीद लिया। दरोगा जी गए, उसको दिखाया, लड़का मोबाइल दिखाया, चार्जर दिखाया, डिब्बा दिखाया, रसीद दिखाया, फिर भी नहीं माने। उसको उठा कर लेकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग थोड़ी देर बाद गए तो इन दरोगा जी जो हैं चौकी में बैठाए थे, हॉस्पिटल की चौकी में। तो हमने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, सारा चीज़ तो दे दिया है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये रात का समय है, आप सुबह ज़मानत करा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हम चले आए घर, अपंग आदमी। तो उसके बाद जब घर आए तो बिट्टू गया मेरे घर। ये बिट्टू कौन? उसका दोस्त है। जब बिट्टू घर गया तो कहा, करीब सुबह गया 6 साढ़े 6 बजे, तो कहा कि अंकल आप चलिए घर। हमने कहा क्या बात हो गया भाई? तो उसने कहा कि आप तो चलिए। तो हम घर गए। एकदम क्लीन लड़का सोया हुआ था, क्लीन बिस्तर था, हर चीज़ था, कोई वो नहीं था। हमने 100 नंबर गाड़ी का डायल करके बुलाया। तो आपका बच्चा जीवित था या नहीं था? नहीं, 100 नंबर डायल। उसके शरीर पर कुछ घाव के निशान, कुछ ऐसा? कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था। ऊपर से देखने में कुछ नहीं था। तो उसके बाद जो है उसकी ज़बान वगैरह बाहर निकली हुई है? कुछ नहीं। उसके बाद जो है वो लड़का आया, जैसे आदमी सीधे सोता है, पैर ऊपर एक ऐसे फेंक कर छाती पर हाथ रखे हुए सोया पड़ा था। अब अंदरूनी चोट लगे या जो भी हो, अभी आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 100 नंबर डायल किए, पुलिस आई। उसके बाद तहकीकात की तो उसी में कोई सीनियर था, दरोगा जी थे कि कौन था, कोतवाल के थे, कोतवाल से भी लोग थे। इतनी भीड़ थी, हम लोग बदहवास थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ नहीं हुआ। बलिया कोतवाली के कोतवाल साहब आए होंगे क्योंकि उन्हीं के अंडर में वो चौकी आती जी। तो बिट्टू कहा हमसे कि अंकल हम इसको ज़मानत करके रात को ले आए हैं, ठीक, सुबह देख रहे हैं लाश। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना पोस्टमार्टम हुआ, ना कुछ हुआ, पंचनामा बना। उसके बाद उसको जिस बिस्तर पे था उसी बिस्तर में लपेटकर हमको सपुर्द कर दिया गया कि आप इसकी अंतिम क्रियाक्रम कर दी। देखिए दोस्तों, अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाला मामला है कि पुलिस चौकी के ठीक सामने उसी के मित्र के घर के बिस्तर पर इनके बेटे की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस कुछ ज़रूरी नहीं समझती कि इसकी डेथ कैसे हुई, ना पंचनामा बनता है ना पोस्टमार्टम होता है। सुनते जाइए, यह हमारा आरोप नहीं है, भाई साहब का आरोप है। हम बताएं आगे। उसके बाद हमने पूछा कि सर क्या हुआ? तो कहे कि अरे इसका हार्ट अटैक हो गया है। तो हमारा मन में ये लगा कि ये डॉक्टर हैं कि क्या हैं, इनको कैसे मालूम। हमने शांत रह गए, बहुत गुजारिश की। उन्होंने एक सादे कागज़ पे दस्तखत कराया। आपसे? हाँ। किसने कराया? माने दरोगा जी एक कोई थे, वही आए थे, तो उन्होंने करा दिया।
कराने के बाद कहे कि ठीक है आप इस लाश को ले जाइए, ई रिक्शा बुलवाए, उसी में लाश को हमको, हमारी पत्नी को, उसकी बच्ची जो उस समय 4 साल की थी, देकर चले गए। मेरे पीछे कोई पुलिस नहीं, ना कोई कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम गए। एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे कि सादे कागज पर हस्ताक्षर करते समय आपने पूछा नहीं कोतवाल साहब या दरोगा जी जो भी थे कि आप हमसे ये कोरे कागज पर साइन क्यों करा रहे उन्होंने हैं? कहा कि हम कर देंगे, आप घबराइए मत, इसकी हम वो करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन ना खाया है ना पिया, इसकी हार्ट अटैक हुई है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, दे दिए। हम लेकर घर चले आए। फिर हम दरोगा जी के पास गए मिलने के लिए कि आखिर एक बात बताइए कि आप तो ले गए थे, आपने कहा कि ज़मानत सुबह होगी, फिर रात में अगला अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि खुद दरोगा जी वो जो भी थे उनकी विद्वता को हम प्रणाम करेंगे कि बिना MBBS की डिग्री लिए हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद जो है कहे दरोगा जी अजय यादव जी कि भाई हम जा रहे थे उसको लेकर, तो रास्ते में उसी के दोस्तों ने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत नेक शरीफ लड़का है, वो किसी से ना झगड़ा लड़ाई करता है ना कुछ करता है, इसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ कह रहा है बिट्टू कि हम जमानत करा कर लाए हैं, एक तरफ दरोगा जी कह रहे हैं कि वो उसके दोस्तों ने कहा, आदमी ने, लोगों ने कहा तो हमने छोड़ दिया। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुजरिम को पकड़ते हैं, ले जाते हैं, तो रात भर रखना चाहिए। सुबह न जमानत होगी तो कैसे छोड़ दिए? तो सवाल यहाँ उठता है कि दरोगा जी सही हैं कि बिट्टू सही है, कि ये क्या मामला है? अभी तक मेरा 21/9 को 22 तो हम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाए अपने मतलब 21 सितंबर 2022 19 को। अच्छा 21 सितंबर 2019 जी, हमने दरवाज़ा खटखटाया। हमने माननीय वकील साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी मुकदमा लड़ रहे हैं, लड़े भी, सब कुछ किए, कर रहे हैं, लेकिन हमको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। दोस्तों देखिए भाई साहब का जो बयान है लगभग कंप्लीट है कि इनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, इन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अब आप सोच सकते हैं कि 2019 की घटना आज 2024 है, कितना लंबा अरसा गुजर चुका है। इसके बारे में क्या हुआ ये हम जानते हैं वकील साहब से। वकील साहब ये क्या मामला है, आप अपनी तरफ से इनका मुकदमा लड़ रहे हैं? देखिए, ये एक गरीब ब्राह्मण हैं। इनका जो बच्चा था उसकी एक छोटी बच्ची थी, उस समय 3 साल की होगी। हम लोग RTI एक्ट के तहत जो है गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाने का काम करते हैं। उसी में इनकी बच्ची के तरफ से इनकी पत्नी कहीं से हमारे अप्रोच में आई और उस बच्ची का हम लोग एडमिशन कराए थे। तो जिनका हम लोग एडमिशन कराते हैं और जानकारी में उन लोगों के पास अगर कुछ होता है, घर में कैजुअलिटी वगैरह होती है, तो हम लोग पहुँच जाते हैं, या ये लोग भी हमसे संपर्क बनाए रखते हैं। तो उसी संपर्क के माध्यम से ये लोग हमारे पास आए, अपनी घटना के बारे में बताए। इनसे इनकी सारी घटना को मैं समझा। समझने के बाद जो घटनाक्रम था वो यूँ था कि एक इनका लड़का था और उसके 2 दोस्त थे, एक राहुल, एक बिट्टू, और एक इस कहानी में आते हैं वो दरोगा जी। दरोगा जी इनके बच्चे को उठा के ले जाते हैं मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में। मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम कौन लगाया है? राहुल, जो उसका दोस्त है। और लाश कहाँ मिलती है? बिट्टू के घर। बिट्टू भी उसका दोस्त है। और दरोगा जी 7 अप्रैल 2019 को उठा के लेके जाते हैं बच्चे को, नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि अगले दिन जमानत करा लीजिए। बच्चे की अगले दिन लाश मिलती है, लेकिन वो जिला चिकित्सालय के चौकी में न मिलकर उसके सामने जो बिट्टू का घर है वहाँ लाश मिलती है। और इस आदमी से ये कहा जाता है कि आपके बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हो गई है, कोई संदेहास्पद बात नहीं है, आप ले जाइए, लाश को जला दीजिए, इसका डिस्पोजल कर दीजिए। और दरोगा जी इनके घर पहुँच के कहते हैं कि इसकी एक छोटी बच्ची है, इसकी हम मदद करेंगे, अब जो हुआ सो हुआ, आप समझ लीजिए। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं कि दरोगा जी खुद इनके घर जाते हैं, 3.5 साल 4 साल की बच्ची के पूरे जीवन भर के लिए मदद करने का वादा करते हैं। ये वादी के द्वारा मुझे बताया गया, और उनका नंबर भी वो देते हैं एक छोटे से कागज़ पे लिख के, इन्हीं को, ये नंबर लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करिएगा, अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए आप। इस पूरे घटना के बारे में जब मैं सुना तो मैं आखिर दरोगा जी क्यों उस बच्ची की मदद करना चाहते थे? अब ये तो दरोगा जी जाने और ये जाने, मदद करने का वादा वो क्यों करते हैं? उनको लगता है कि कोई गलती मुझसे हुई है तभी तो करते हैं। मेरे पास आए, मैं एक वकील हूँ, मैंने कहा आपने कहीं रिपोर्ट की? इन्होंने कहा कहीं रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट किसके पास करें? जिसने हत्या किया है उसी के पास जाना पड़ेगा, वो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। मैं 156(3) के तहत मुकदमा इनका लास्ट अप्रैल में 26 अप्रैल को शायद दाखिल किया। दाखिल करने के बाद मुकदमा में हमने न्यायालय से आदेश कराने में सफलता प्राप्त की और मुकदमा दर्ज हुआ 3 लोगों के खिलाफ। दरोगा जी,
एक राहुल नाम का जो उनका दोस्त था और एक बिट्टू, तीनों लोगों के खिलाफ 304 में मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद एक ही दिन में 29 लोगों का बयान हमारे भारत की पुलिस दर्ज करती है। एक दिन में 29 लोगों का बयान। ये बयान कौन सी धारा वाला? 161। अरे गजब! बलिया पुलिस का काम देखिए दोस्तों कि आज की तारीख में जो पुलिस 4 कदम चलने में 40 दिन लगाती है, उस पुलिस ने क्या क्या कर दिया। 161 का बयान एक दिन में लिया, 29 लोगों का। अपने आप में मुझे लगता है कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक तरीके का एक अनोखा मामला है, क्योंकि इस तरीके की घटना हमने नहीं सुनी। हमारी इतनी उम्र हो गई है, पुलिस कब से इतनी एक्टिव हो गई है कि 29 लोगों को थाने बुला लेती है, एक ही दिन बुलाती है, सारे लोग फुर्सत में होते हैं और 161 का बयान करा देती है। बुलाती नहीं, 29 लोगों के घर जाके 24 घंटे के अंदर बयान लेती है। आप ही के नज़र में नहीं, ये मैं पूरे भारत के अंदर, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने मामले दर्ज हुए हैं, हाई कोर्ट के अंदर और लोअर कोर्ट के अंदर, कहीं ऐसा मामला नहीं होगा कि 24 घंटे में भारतीय पुलिस 29 लोगों का 161 का बयान लेती है और अगले दिन एफआर यानी मुकदमा समाप्त करने की रिपोर्ट जो न्यायालय को भेजी जाती है वो भेज देती है। एक और गजब का मामला दोस्तों कि अगले ही दिन लगा दिया बलिया पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट। यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, अगले दिन नहीं, एक दिन में 29 लोगों का बयान दर्ज करती है, उसके अगले दिन फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। उस फाइनल रिपोर्ट का हम प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद पुनः विवेचना में न्यायालय द्वारा उस फाइल को भेजी जाती है और तब से लेकर 2024 तक आज तक विवेचना चल रहा है और उस विवेचना की रिपोर्ट न्यायालय बार बार मंगा रहा है। वो पुलिस एक्ट की धारा 29 का नोटिस भी जारी हुआ, 349 का नोटिस जारी हुआ, क्या क्या नहीं कोर्ट ने किया, फिर भी यह भारतीय पुलिस 5 सालों में दोबारा विवेचना करके रिपोर्ट नहीं भेज रही है, क्योंकि इसको पता है कि दोबारा एफआईआर लगाएंगे तो फिर कोर्ट जो है उसको विवेचना में भेजेगा। तो अब कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजेंगे, न चार्जशीट भेजेंगे, न एफआईआर भेजेंगे और न इनकी कार्रवाई कोर्ट में आगे बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 प्रकार की एक्टिविटी बलिया पुलिस की देखने को मिल रही है। एक तो एक ही दिन में 29 लोगों का बयान लेकर के अगले दिन फाइनल रिपोर्ट लगा देना, इतनी तेज़ी से काम, और दूसरा इतनी सुस्ती से काम कि आज तक पर्टिकुलर थाने की पुलिस ने चार्जशीट भी कोर्ट में पेश नहीं की है, किसी भी प्रकार की नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है। यानी कि यदि हम मान के चलें तो बलिया पुलिस संविधान से भी ऊपर जा कर के काम करती है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ वकील साहब? नहीं, बलिया पुलिस संविधान से ऊपर जाके काम नहीं कर रही है। हमारे न्यायाधीश अदालतों में बैठे हुए अधीनस्थ न्यायालय से लेके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं कह रहा हूँ, इनकी फितरत बन गई है कि मुकदमों में देरी के लिए वकीलों को दोषी ठहरा दो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसके लिए दोषी वकीलों को ठहरा दो। इस मामले में जो मामला मैं आपसे बयां कर रहा हूँ, इस मामले में दोषी कौन है? मेरी नज़र में दोषी उस न्यायालय का अधिकारी है जिसके आदेश के बावजूद यहाँ बलिया पुलिस काम नहीं कर रही है। और वो अधिकारी नकारा है, या तो वो अपने अधिकारों के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस कोतवाल के विरुद्ध, उस दरोगा के विरुद्ध जो रिपोर्ट नहीं भेज रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करता, उस कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करता, उसके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करता, उसके विरुद्ध 349 के तहत तमाम व्यवस्था हैं। लेकिन न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायालय आजकल पुलिस और कर्मचारी और अधिकारी यानी प्रशासनिक लोगों का संरक्षक बन चुका है। न्यायालय रहा ही नहीं। पहले न्यायालय में ऐसे अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारियों के मामले में अधिकारी मतलब इतने डरा करते थे कोर्ट के आदेश से कि कोर्ट का आदेश गया नहीं कि उसका अनुपालन होता था। आजकल कोई अधिकारी कोर्ट के आदेश से डर नहीं रहा है। कारण क्या है कि कोर्ट के अधिकारी उनके बड़ा भाई बनने का नाटक कर रहे हैं, वो कोर्ट के न्यायाधीश हैं ही नहीं। देखिए दोस्तों, वकील साहब ने पूरी बात अपनी बताई और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक गरीब ब्राह्मण के लिए न्याय मिल जाए, कम से कम इतनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, एक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।